वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सेशन 2 हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। फर्स्ट सेशन में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और जो अर्थिंग या ग्राउंडिंग का जो कंसेप्ट था उसके बारे में हमने पढ़ा था। कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट्स जो थे चार्ज के रिलेटेड उसका भी हमने स्टडी किया था। अब ये जो सेशन 2 है उसमें हम मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग कवर करने वाले हैं। आपको चार्जिंग क्या है वो मालूम ही है कि आपने जो फर्स्ट सेशन में एक ग्लास का रोड लिया था और किसके साथ रब किया था? सिल्क क्लॉथ के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज के रोड पे जो इलेक्ट्रॉन थे ना वो सिल्क क्लॉथ पे जाते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज होने के कारण ये जो ग्लास रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। तो इनिशियली क्या था, ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ दोनों इंडिविजुअली न्यूट्रल थे, बट ड्यू टू फ्रिक्शन और ड्यू टू रबिंग हम कह सकते हैं ये दोनों इंडिविजुअली चार्ज हो गए। तो चार्जिंग की पहली मेथड कौन सी रहती है? तो कि चार्जिंग की पहली मेथड रहती है रबिंग और फ्रिक्शन। दूसरी मेथड आप पढ़ोगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का जो हमारा चैप्टर है उसमें आप पढ़ोगे। और आपने ऐसे ही केमिस्ट्री में तो ये पढ़ा ही हुआ है 11th में, चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होती है वो आपको मालूम है कि अगर हाईली पॉलिश्ड मेटल पे आप इंसिडेंस करवाते हो, हायर फ्रीक्वेंसी का जो रेडिएशन होता है लाइक यूवी लाइट, अगर आप उसका इंसिडेंट करवाते हो, क्या होता है तो कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना मेटल की सरफेस पे, वो नेसेसरी एनर्जी, वो भी आपको मालूम है कौन सी वाली एनर्जी, जितनी एनर्जी वर्क फंक्शन, हमने वर्क फंक्शन डिफाइन किया था। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू एमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस, इतनी एनर्जी वो स्पेंड करेगा, बाकी की एनर्जी के साथ वो एमिट होगा। उसे हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारी प्लेट है वो क्या बन जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये भी एक मेथड ही होगी कि जिसमें हम न्यूट्रल प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज्ड बनाते हैं। नाउ थर्ड मेथड, चार्जिंग बाय इलेक्ट्रिक कांटेक्ट। अब इलेक्ट्रिक कांटेक्ट में हमें क्या करना है, एक चार्ज्ड बॉडी का, दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी, या फिर दोनों ही चार्ज हो सकती है, दोनों को हम एक कंडक्टिंग वायर से जॉइन करते हैं। अब क्या होगा कि एक रूल है, ऐसे तो नेचर का एक बेसिक रूल आपने पढ़ा ही हुआ है, हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। वैसे ही चार्ज, कन्वेंशनल चार्ज, हम कन्वेंशनल चार्ज जब भी बोलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज को ही हमें ध्यान में लेना है। कन्वेंशनल चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आपको मैं एक इलस्ट्रेशन से समझाता हूँ। फिगर में आप देखिए कि आपको दो कंडक्टिंग स्फीयर दिए हुए हैं, दोनों का अर्थ से कोई कांटेक्ट न हो, इसी वजह से हमने उनको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखे हुए हैं कि जिसे कोई भी चार्ज ग्राउंड पे चला ना जाए या ग्राउंड पे से कोई चार्ज स्फीयर पे ना आ जाए। इसी वजह से हमने इंसुलेशन यहाँ पे किया हुआ है। अब दोनों के बीच एक कंडक्टिंग वायर हमने जॉइन किया हुआ है। अब इनिशियली आप देख सकते हो कि एक स्फीयर पे चार्ज है पॉजिटिव Q और दूसरा जो स्फीयर है वो इनिशियली कोई भी चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल,
जो चार्ज कैरी करता है उसका पोटेंशियल हायर है, जिस पे चार्ज नहीं है उसका पोटेंशियल लोअर है। चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। यहाँ पे भी देखने वाली बात एक है, पॉजिटिव चार्ज कांट मूव बिकॉज मेटल में पॉजिटिव चार्ज स्टेडी रहता है। तो एक्चुअल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये जो स्फीयर है सेकंड स्फीयर न्यूट्रल स्फीयर, वहाँ उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो कहाँ पे जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पे। लेकिन हमने पहले ही मैंने बोला हुआ है कि कन्वेंशनली ही हम पढ़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज को ही मोशन में हम दिखाएंगे। तो बाय कन्वेंशनल मेथड पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम स्फीयर ऑफ चार्ज कैपिटल Q टू स्फीयर ऑफ न्यूट्रल चार्ज। ओके, तो अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मूव करेगा। कब ये जो चार्ज का ट्रांसफ़र है वो बंद हो जाएगा, तो आपको हीट एनर्जी के बारे में पता है कि दोनों का जब टेम्परेचर सेम होगा, हीट एनर्जी फ्लोइंग ऑफ हीट एनर्जी विल बी स्टॉप्ड। वैसे ही यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल जब सेम होगा ना, तब फर्स्ट स्फीयर, ये हमारा फर्स्ट स्फीयर है, ये हमारा सेकंड स्फीयर है, फर्स्ट स्फीयर का चार्ज सेकंड स्फीयर पे वो ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि दोनों अगर इक्वल स्फीयर है, दोनों का रेडियस मैंने सेम दिया हुआ है, तो फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर 1 इज इक्वल टू Q/2 एंड फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर सेकंड स्फीयर इज ऑल्सो Q/2। यानी कि जो चार्ज था Q, वो उसका हाफ डिवीज़न में वो बट गया। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि सेकंड जो स्फीयर था उस पर इनिशियल चार्ज क्या था, 0। फाइनल चार्ज कितना हुआ, Q/2। यानी कि जो सेकंड स्फीयर है वो चार्ज हो गया, उसका चार्जिंग होगा। वैसे ही फर्स्ट स्फीयर कि जिस पे इनिशियल चार्ज कितना था, कैपिटल Q, फाइनल चार्ज कितना हो गया, Q/2, तो उसका क्या हो गया, उसका डिस्चार्जिंग हो गया, उसका क्या हो गया, डिस्चार्जिंग हो गया। अब आपको ये भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर दोनों की रेडियाई डिफरेंट हो तब कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसा सोच लो कि हमारे पास R1 और R2 रेडियाई के दो स्फीयर्स है, दोनों का मिला के टोटल चार्ज कैपिटल Q है इनिशियली। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा ये फर्स्ट स्फीयर है उस पर Q चार्ज रहेगा, सेकंड स्फीयर न्यूट्रल होगा, या फिर दोनों का भी जो सम होगा वो क्या है, Q है। अब इन दिस प्रोसेस हम क्या करते हैं, कंडक्टिंग वायर से उनको ज्वाइन करते हैं। व्हेन मेटालिक स्फीयर्स आर कनेक्टेड विथ कंडक्टिंग वायर, हम एक पोटेंशियल का प्रिंसिपल समझेंगे, एक प्रॉपर्टी हम सेकंड चैप्टर में समझेंगे कि when connected with conducting wire both spheres have same potential। और जब पोटेंशियल सेम होता है तो एक फॉर्मूला हम निकालेंगे सेकंड चैप्टर में। तो उस फॉर्मूला से हम ये जानेंगे कि Q इज प्रोपोर्शनल टू R, मीन्स when two metallic spheres are connected with conducting wire, charge on each sphere is directly proportional to radius of that sphere। ओके, तो सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि आफ्टर कनेक्शन दोनों पे चार्ज रहेगा Q1 एंड Q2। फर्स्ट पे Q1 चार्ज एंड दूसरे पे Q2 चार्ज। तो आपको ये तो मालूम है ना कि Q1 और Q2 आया कहाँ से, Q में से ही आया है ना, यानी कि Q का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और Q में से ही हम Q1 एंड Q2 ये दोनों चार्ज हमने निकाले हुए हैं। अब Q1 प्लस Q2 दोनों का सम क्या होगा, Q, अकॉर्डिंग टू जो हम पढ़ेंगे आगे।
conservation of charge. Now Q1 is proportional to R1 and Q2 is proportional to R2. If we take ratio of 2 to 3, Q1 divided by Q2, R1 डिवाइडेड बाय R2. अगर मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करता हूँ ऑन बोथ साइड्स, क्या रिजल्ट निकल के आएगा? Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q एंड R1 अपॉन R1 प्लस R2. सो Q1 का फॉर्मूला क्या निकला? Q R1 प्लस R2. तो ऐसे ही हम सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू Q R2 अपॉन R1 प्लस R2. ये आपको कंपल्सरी लर्न बाय हार्ट, ये आपको लर्न ही करना है दोनों फॉर्मूला. दोनों में क्या कॉमन है वो आप देख लीजिए. दोनों में न्यूमरेटर में Q है और डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2 है. अब आपको कौन सा चार्ज फाइंड करना है? फर्स्ट स्फीयर का, तो यहाँ पे रेडियस क्या आएगी? R1. और सेकंड का फाइंड करोगे तो रेडियस क्या आएगी? R2. तो फॉर्मूला इजी है, आप ऐसे ही लर्न कर सकते हो. हमारी फोर्थ मेथड ऑफ चार्जिंग है चार्जिंग बाय इंडक्शन. इंडक्शन में बेसिकली क्या होता है? इफ़ यू वांट टू चार्ज न्यूट्रल बॉडी, देन कोई भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को आपको फिजिकल कांटेक्ट नहीं करवाना है. यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट करवाना नहीं है. बेसिकली इंडक्शन में क्या होता है, इसके लिए आप एक इजी इलस्ट्रेशन आप देख सकते हो. यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर लिया हुआ है और दूसरा कंडक्टर, उसे आपको फिजिकल कांटेक्ट में यानी कि टच नहीं करना है या कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन भी नहीं करना है. जैसे ही आप पॉजिटिवली चार्ज्ड, सपोज फिगर में देख सकते हो रोड, अगर आप कंडक्टर के पास ले जाते हो तो पॉजिटिव चार्ज रोड की सामने की जो सरफेस होती है ना, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, आप जानते हो कि भाई कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के सामने वहाँ पे वो एग्जिस्ट करेंगे. अब क्या होगा? जो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर है, बॉडी है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, कंडक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ओपन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? वो ओपन हो जाएगा. यानी कि ये जो हमारी बॉडी है ना, कंडक्टर बॉडी, उसका एक पार्ट नेगेटिवली चार्ज और दूसरा पार्ट पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं? तो कि फेनोमेनन ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन. ये टेम्पररी है. क्यों टेम्पररी? जैसे ही आप ग्लास रोड को, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को आप दूर ले जाओगे, फिर से ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो डिसअपियर हो जाएंगे. यानी कि ये टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन है. टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर in which opposite charges appear at its closer and similar charges appear at its farther end. यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हमारा रोड है, तो पॉजिटिव चार्ज फार्दर एंड पे वहाँ पे आपको दिखाई देगा और क्लोजर एंड पे कौन दिखाई देगा? तो ऑपोजिट चार्ज. यानी कि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज वो नियर एंड पे आपको दिखाई देगा. किसके नियर? इन द प्रेजेंस ऑफ अ नियर बाय चार्ज्ड बॉडी. फिर से आप देख लो, फेनोमेनन ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर इन विच ऑपोजिट चार्जेस अपीयर एट इट्स क्लोजर एंड and similar charges appears at its farther end in the presence of a nearby charged body.
अब जो भी चार्ज होंगे ना उसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्जेस, और जो बॉडी रहेगी यहाँ पे जो हमारा जो रोड है, पॉजिटिवली चार्ज रोड है, उसे हम क्या बोलेंगे? इंड्यूसिंग चार्ज। फिर से जो भी चार्ज वहाँ पे प्रेजेंस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड चार्ज। और जो उसे इंड्यूस करेगा उसे क्या बोलेंगे हम? इंड्यूसिंग चार्ज। चलिए, तो चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स बाय इंडक्शन, तो इसे आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको दो बॉडी लेनी है, दो मेटालिक स्फीयर लेना है। उसको हमने कहाँ पे रखा हुआ है? तो उसे हमने रखा हुआ है इंसुलेटिंग स्टैंड पे। क्यों इंसुलेटिंग स्टैंड? ये दोनों क्या है हमारा? इंसुलेटिंग स्ट्रैंड है। चलिए, अब आपको ग्लास रोड लाना है, कांटेक्ट नहीं करना है। इंडक्शन में आपको फिजिकल कांटेक्ट या कोई भी कंडक्टिंग कांटेक्ट आपको करवाना नहीं है, ग्लास रोड लाना है। बी फिगर में आप देख सकते हो, ग्लास रोड आपको लाना है नियरर टू स्फीयर ए। तो ग्लास रोड के नियरर एंड पे क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव चार्ज मिलेगा। और फर्दर एंड पे आपको क्या दिखाई देगा? पॉजिटिव चार्ज ओपन होगा वो। अब इन फिगर सी आपको क्या करना है? दोनों जो कॉन्टेक्टिंग स्फीयर थे, दोनों स्फीयर कांटेक्ट में थे, उसको आपको दूर ले जाना है। जैसे ही आप दूर ले जाओगे आपको दिखाई देगा कि जो हमारा स्फीयर ए है वो वहाँ पे नेट नेगेटिव चार्ज मिलेगा, और स्फीयर बी पे नेट पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे रहेगा। अब आपको ये जो ग्लास रोड है उसे दूर ले जाना है। तो क्या होगा? ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस ऑन स्फीयर्स ए एंड बी, ये दोनों नियर रीजन में रहेंगे, यानी कि ए और बी की एक ही सरफेस पे नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा और एक ही सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा। अब आप दोनों स्फीयर को एक दूसरे से इतना दूर ले जाओ कि जहाँ पे ये अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो फोर्सेस होता है वो निग्लिजिबल हो जाए। तो आप देख सकोगे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, जो आप फिगर ई में आसानी से देख सकते हो। ऐसा क्यों होता है कि जब भी फिगर डी में आपने देखा तो यहाँ पे कुछ अट्रैक्शन का फोर्स वहाँ पे रहेगा। ड्यू टू अट्रैक्शन ड्यू टू अट्रैक्शन, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही ये दोनों एक दूसरे से नज़दीक रहेंगे। और जब भी ये स्फीयर अगर आपने दूर कर दिए तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो निग्लिजिबल होगा, और ये पूरा चार्ज जो स्फीयर की, वो कंडक्टिंग स्फीयर की प्रॉपर्टी भी है, वो चार्ज पूरे स्फीयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो कि स्फीयर ए बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड और स्फीयर बी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो ऐसे ही इंडक्शन, यहाँ पे मैंने कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं करवाया है। अब एक क्वेश्चन है कि कितना चार्ज यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा। तो वो किस पे मैटर करता है कि आपने कितना चार्ज इनिशियली ग्लास रोड पे रखा हुआ है। अगर ग्लास रोड पे आपने कितना चार्ज वहाँ पे रखा हुआ है उस पे ही ये डिपेंड करेगा। समझ लीजिए, अगर ग्लास रोड पे आपने +10 कूलम चार्ज रखा हुआ है तो यहाँ पे ये सरफेस पे -10 कूलम, बी की सरफेस पे +10 कूलम ओपन होगा, फिर से -10 कूलम +10 कूलम। अब ये लास्ट में आप देख सकते हो स्फीयर ए -10 कूलम और स्फीयर बी पॉजिटिवली चार्ज +10 कूलम वहाँ पे आपको दिखाई देगा। यानी कि इस पे कितना चार्ज, स्फीयर ए एंड स्फीयर बी पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए ग्लास रोड का चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है। ये मैंने आइडियली आपको दिखाया हुआ है। मीडियम की जो इफ़ेक्ट्स होती है
वो यहाँ पे मैंने कंसिडर करी नहीं है। आगे जाके आप मीडियम की इफ़ेक्ट्स भी सेकंड चैप्टर में आप लर्न करोगे। चलिए तो हम इलस्ट्रेशन 1 की ओर जाते हैं। हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। आपको मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है। इनिशियली ये मेटल स्फीयर क्या है, तो कि ये मेटल स्फीयर न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल स्फीयर है जिस पे कोई चार्ज नहीं है। आपको इसे आइसोलेटेड रखना है। आइसोलेटेड कैसे रखेंगे आप, विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड की हेल्प से हम इसे आइसोलेटेड रखेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक प्लास्टिक रॉड लेना है रब्ड विथ वूल। तो आपने अभी इंडक्शन में क्या पढ़ा है कि प्लास्टिक रॉड के नियरर रीजन में जो हमारा ये जो स्फीयर है, स्फीयर का जो प्लास्टिक रॉड का नियरर रीजन है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और जो फार्दर एंड है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड। इन फिगर सी, इफ वी ब्रॉट स्फीयर इन कॉन्टैक्ट विथ ग्राउंड, यानी कि हम स्फीयर का अर्थिंग करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आपको पता ही था कि इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे। जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिपल्सिव फोर्स वो उस पर एक्सर्ट हो रहा था, लेकिन वो जा नहीं सकते थे क्योंकि एयर वो नॉन कंडक्टिंग मीडियम है। तो अब क्या हुआ कि ड्यू टू कनेक्शन ऑफ वायर, कंडक्टिंग वायर, ये इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे थे क्या, रिपल्सिव फोर्स, तो वो इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ वायर कहाँ पे चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे। तो ये जो सरफेस थी हमारी फर्दर एंड पे, वो सरफेस अब न्यूट्रल हो जाएगी। मैंने पूरा स्फीयर न्यूट्रल हो गया ऐसा नहीं बोला, सिर्फ वही सरफेस। सपोज़ यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं कि ये -5 कूलम होगा तो ये +5 कूलम। अब -5 कूलम चार्ज विल मूव टुवर्ड्स ग्राउंड। वो कहाँ पे चला जाएगा, ग्राउंड पे चला जाएगा। पूरे इलेक्ट्रॉन्स बॉडी के नहीं चले गए, सिर्फ और सिर्फ -5 कूलम जो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चले जाएंगे, ग्राउंड में। अब आपको ये अर्थिंग रिमूव करना है। जैसे ही अर्थिंग रिमूव करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ रोड के नियरर एंड पे ही पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई देगा। अब अगर ये रोड भी आप दूर ले जाते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, जो स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। Electrons are redistributed in such a way that all the positive charge, जो पॉजिटिव चार्ज हमारा रहेगा उस स्फीयर पे एक समान, यानी कि पूरा जो स्फीयर है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। क्यों, इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं ना, दे कांट मूव इन सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज रोड, इलेक्ट्रॉन्स वो नियर एंड के और आ नहीं सकते थे, लेकिन रोड तो चला गया। तो अब क्या होगा, तो कि अब जो इलेक्ट्रॉन थे वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए और हमारा ये जो स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज जो ऑलरेडी हो चुका था, अब ये पॉजिटिव चार्ज
वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए, ऐसे ही एग्जाम्पल 1.1 में ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको नेगेटिवली चार्ज बनाना है, ये जो स्फीयर है उसको आपको क्या करना है, नेगेटिवली चार्ज विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन आपको नेगेटिवली चार्ज आपको करना है, तो आप क्या करोगे? तो सेम स्टेप फॉलो करेंगे। हम एक स्फीयर लेंगे, उसे हम इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटिंग स्टैंड हम उसे इलेक्ट्रिकली आइसोलेट रखेंगे। अब ग्लास रोड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ हम ये जो स्फीयर है उसकी ओर लाएंगे, तो क्या होगा, ग्लास रोड के नियर रीजन में जो हमारा एंड रहेगा स्फीयर का, उस पर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे इंड्यूस होंगे और फार्दर एंड पे पॉजिटिवली चार्ज ओपन होगा। अब हम जब ये अर्थिंग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड, तो दे फॉर्म अ मोमेंटरी करंट एंड वो न्यूट्रल बना देंगे किस सरफेस को, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ओपन हुआ था ना, वो सरफेस अब न्यूट्रल हो जाएगी। यहाँ पे भी हम इलस्ट्रेशन लिख सकते हैं कि भाई सपोज ये +10 कूलम था, तो ये -10 कूलम, यहाँ पे +10 कूलम, और कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड टू स्फीयर मूव होंगे, तो कि -10 कूलम के इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, वहीं ग्राउंड से वो सरफेस पे आ जाएंगे। यानी कि ये जो हमारा स्फीयर है ना, वो गेन करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स, उसका मास थोड़ा सा भी उसका इंक्रीज होगा, क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे मास इंक्रीज होगा। ऐसा भी MCQs में आपको जानने को मिलेगा। अब आप जो अर्थिंग किया था वो रिमूव कर दो। अब जो पॉजिटिव चार्ज्ड ग्लास रॉड है उसको आप दूर ले जाओ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर से बोलो, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कोई मेटालिक बॉडी को नेगेटिवली चार्ज्ड बना सकते हो। तो मेथड ऑफ चार्जिंग हमारा कंप्लीट हुआ। अब चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे हम जाएंगे। सो बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ कैरी करता है, जिसमें से पहली बेसिक प्रॉपर्टी है उसकी एडिटिविटी। वैसे हम जानते हैं कि मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज बोथ आर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, एंड वी ऑल्सो नो दैट कि मास ऑफ एन एक्सटेंडेड बॉडी यानी कि आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है जो अनेक पार्टिकल से बना हुआ है, तो उसका मास क्या होगा, तो कि उसका मास हर एक पार्टिकल के मास का सम से मिलेगा। हर एक पार्टिकल आपको लेना है और उन सब का जो अगर मास आप ऐड करते जाओगे तो एक्सटेंडेड बॉडी का, यानी कि पूरा बॉडी का आपको मास मिलेगा। वैसे ही चार्ज ऑन एक्सटेंडेड बॉडी या फिर चार्ज ऑन सिस्टम का चार्ज कैसे फाइंड करोगे, तो कि चार्ज ऑन द सिस्टम इज गिवन बाय एल्जेब्रिक सम। क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ गिवन चार्जेस। तो सिस्टम में जितने भी चार्ज होंगे उनका आपको एल्जेब्रिक सम निकालना होगा। अब ये एल्जेब्रिक सम क्या है, तो मास में तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पॉजिटिव मास नेगेटिव मास, लेकिन चार्ज में ऐसा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज Q1 + 7 कूलम, Q2 + 6 कूलम, Q3 -5 कूलम। अगर आपको नेट चार्ज फाइंड करना हो तो Q1 + Q2 + Q3, यानी कि +7 कूलम, +6 कूलम, +-5 कूलम। यहाँ पे आपको चार्ज का साइन भी देखना पड़ता है। एल्जेब्रिक सम मीन्स व्हाट, सम विथ साइंस, साइन के साथ आपको सम लेना पड़ेगा। तो Q नेट आपको कितना मिलेगा, +8 कूलम।
अब दूसरी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है उसकी, वो है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मीन्स व्हाट, इसके बारे में आपने पढ़ा है। बेसिकली आप जब भी टेबल लर्न करते होंगे तब भी आप वो एक टाइप का क्वांटाइजेशन ही है, लेकिन क्वांटाइजेशन मीन्स व्हाट, इट्स अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनी नंबर और बेसिक टर्म। फिर से, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनी नंबर और बेसिक टर्म, जिसे हम एलिमेंट्री टर्म भी बोलते हैं। समझिए, मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करवाता हूँ। वैसे तो आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। आपको 2 का टेबल तो लर्न ही होगा। 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। तो यहाँ पे बेसिक और एलिमेंट्री टर्म कौन सा रहेगा, 2। और उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई हुआ है, जो उसका कोफिशिएंट भी हम बोलेंगे, वो एक इंटीजर है। यानी कि यहाँ पे 1 2 3 होल नंबर ही हमको देखने को मिलेंगे। तो ये भी वन टाइप ऑफ क्वांटाइजेशन ही हुआ। किसका क्वांटाइजेशन है, 2 का क्वांटाइजेशन है। 2 का टेबल किसका क्वांटाइजेशन, 2 का। 15 का टेबल 15 का क्वांटाइजेशन। लेकिन हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम पढ़ाई करते हैं, तो आपने बोर्ड्स मॉडल पढ़ा हुआ होगा कि जहाँ पे आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है 11th में, और 12th में भी हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्लासिकल फिजिक्स, यानी कि हमारा जो फिजिक्स का है ना, वो ऐसा कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स कोई भी ऑर्बिट में वो घूम सकता है। लेकिन वहाँ पे बोर ने रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है कि फ्रॉम इनफाइनाइट ऑर्बिट्स, ऑर्बिट की कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट से। लेकिन इलेक्ट्रॉन वैसे ही ऑर्बिट में मूव करेगा कि जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम, फिर से जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2 का इंटीजर कोफिशिएंट होगा। h/2 का इंटीजर कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे h के बारे में आपको पता ही है, वो प्लैंक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे h/2 वो हमारा क्या हो गया, एलिमेंट्री टर्म या बेसिक टर्म, और या फंडामेंटल टर्म। और उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 2 3, वो इंटीजर है। यानी कि अगर हम वैल्यूज़ का सेट निकालते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, सेट निकालते हैं, तो फर्स्ट 1 इंटू h/2, सेकंड मेंबर ऑफ दिस सेट 2h/2, थर्ड नंबर 3h/2, 4h/2। तो ये जो जितने भी मेंबर्स होंगे ना, वो h/2 का इंटीजर कोफिशिएंट लेने से हमें मिलेंगे। अब क्वांटाइजेशन क्या कहता है कि ये जो आपको मेंबर्स मिल रहे हैं, ये जो आपको वैल्यूज़ मिल रहे हैं, वो h/2 का सिर्फ इंटीजर कोफिशिएंट ही होंगे। यानी कि ये जो क्वांटाइजेशन है हमें सजेस्ट करता है कि यहाँ पे सभी नंबर्स नहीं मिल रहे हैं। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि 1.5 h/2 मिले, नहीं मिलेगा। 2.3 h/2 नहीं मिलेगा। यानी कि क्वांटाइजेशन हमें डिस्क्रीट वैल्यूज़ देते हैं। कौन सी वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यूज़ देते हैं। यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। कंटिन्यूटी मीन्स आप चाहो वो वैल्यू आपको मिले, यहाँ पे ऐसा नहीं है, सोचना भी मत। यहाँ पे डिस्क्रीटनेस देखिए, ये यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल आपने पढ़ा था 11th में, वेव्स में पढ़ा था। आपने पढ़े थे स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग्स, तो वहाँ पे nth हार्मोनिक के बारे में आपको पढ़ाया गया था। आप क्या करते थे, 2 रिजिड सपोर्ट लेते थे, बीच में विथ सम फ्रिक्शन सम टेंशन आपने स्ट्रिंग टाई की थी। अब वहाँ पे आपने प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स आपने प्रोड्यूस किए थे, लेकिन जो प्रोग्रेसिवनेस था वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता था और स्टेशनरी वो वेव फॉर्म होते थे।
आपने ऐसा भी पढ़ा हुआ होगा एंटी नोड्स नोड, एंटी नोड्स नोड्स। तो ये एल लेंथ की जो स्ट्रिंग है ना, उसमें आपने स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस किए थे। अब कौन से वेव स्टेशनरी होंगे उसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया था कि एफ एन इज इक्वल टू एन वी अपॉन ट्वाइस एल, जहाँ पे एन क्या है, इंटीजर, यानी कि 1 2 3। F1 क्या है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इन अदर वर्ड्स हमने क्या बोला था, फर्स्ट हार्मोनिक। तो यहाँ पे भी जो स्ट्रिंग है ना, उसमें हर एक फ्रीक्वेंसी आपको स्टेशनरी वेव के लिए सूटेबल नहीं मिलेगी। अगर सोच लो F1 इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज, तो सेकंड वन 200 हर्ट्ज, थर्ड वन 300 हर्ट्ज and fourth one 400 hertz. Sorry, fourth one 400 hertz and nth one n into 100 hertz. तो यहाँ पे भी अगर आप सोच सकते हो कि भाई 0.2 F1 चाहिए, नहीं मिलेगा, 1.7 F1 नहीं मिलेगा, तो F1 का हर एक कोएफिशिएंट आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर कोएफिशिएंट ही मिलेगा। तो दिस टाइप ऑफ फैक्ट इज नोन एज क्वांटाइजेशन। चलिए, तो इन क्वांटाइजेशन आपने क्या पढ़ा अभी कि इन क्वांटाइजेशन फिजिकल क्वांटिटी कैन चेंज डिसकंटिन्यूसली टू टेक एनी वन ऑफ ओनली अ डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यू। वो जो सेट है, हमने जो सेट बनाया हुआ है F1 2F1 3F1 NF1, वो सेट में से वो कोई ना कोई डिस्क्रीट वैल्यू ही एडप्ट करेंगे। अब मिनिमम अमाउंट बाय विच अ फिजिकल क्वांटिटी कैन चेंज इज कॉल्ड क्वांटम। फिर से क्वांटम क्या बोलेंगे हम, कि भाई जो मिनिमम अमाउंट कि जिसे ये फिजिकल क्वांटिटी वेरी करती है। लाइक बोर मॉडल में मिनिमम अमाउंट क्या था, h/2π, तो उसे हम बोलेंगे क्वांटम। जैसे ही स्टेशनरी वेव्स में मिनिमम वैल्यू के जिसे वो वेरी करती है वो क्या था, F1, तो उसे क्या बोलेंगे हम, क्वांटम। वैसे ही एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ है कि चार्ज भी क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टीज कैरी करता है। कौन कौन से वो एक्सपेरिमेंट थे, फेराडेज एक्सपेरिमेंट अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस जो केमिस्ट्री में आता है, और सेकंड वन मिलिकान्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, कि वो एक्सपेरिमेंट पे से उन्होंने चार्ज का फॉर्मूला निकाला था कि चार्ज भी क्वांटाइज्ड है, वो क्वांटाइज्ड फॉर्मूला उन्होंने निकाला था। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। फिर से क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी बॉडी is always an integral multiple of a certain minimum amount of charge. This fact is known as quantization of an electric charge. इस फैक्ट को हम क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो एलिमेंट्री और बेसिक चार्ज होता है, वो चार्ज कौन सा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका वैल्यू आपको पता ही है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो एक्सपेरिमेंटली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो -e है, चार्ज ऑन प्रोटॉन +e है, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल नहीं, यानी कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम है। हीलियम एटम का सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस, नॉट हीलियम एटम। हीलियम एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन भी रहता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो उसका न्यूक्लियस है। तो फ्रॉम द मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया, एक्सपेरिमेंटली वो डिराइव किया हुआ है, Q इज इक्वल टू N, वेयर N अगर चार्ज नहीं रहेगा लाइक न्यूट्रॉन, तो N की वैल्यू 0 होगी, और पॉजिटिव भी चार्ज हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो E का कोफिशिएंट वो +or -1 +or -2 +or -3, यानी कि होल नंबर ही रहेगा।
अब ये क्वांटाइजेशन का कॉज क्या है, क्यों क्वांटाइजेशन होता है? तो बेसिकली आपको मालूम ही है कि ड्यूरिंग रबिंग और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आपने जो पढ़ा है, ओनली इंटीजर नंबर ऑफ और इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जो भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो होल नंबर में ही जाएंगे। भैया आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वन बॉडी टू अनदर बॉडी शिफ्ट हुआ। वहाँ पे आधी अधूरी कहानी नहीं होती। अगर आए जाएगा इलेक्ट्रॉन तो होल नंबर में ही जाएगा। तो फ्रॉम क्वांटाइजेशन वी कैन से दैट कि जो लिस्ट अमाउंट का जो चार्ज हमें नेचर में मिल सकता है, तो क्यू मिनिमम जो होता है वो ई होता है, इससे कम चार्ज नहीं मिलेगा। यानी कि क्यू मिनिमम इज इक्वल टू ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे प्लस और माइनस में नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में ही डिस्कशन कर रहा हूँ। तो सेकंड चार्ज कौन सा होगा, 2e, जिसकी वैल्यू मिलेगी आपको 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और थर्ड वन 3e 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको चाहिए 1.7 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्या ये पॉसिबल रहेगा? नहीं रहेगा। अगर आपको कोई भी चार्ज दिया हुआ है, ये पॉसिबल है कि नहीं? अगर ये फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करोगे? आप अप्लाई करोगे Q इज इक्वल टू एनी फार्मूला, आप n फाइंड करोगे। अगर n इंटीजर हुआ तो वो राइट होगा, अगर वो इंटीजर नहीं हुआ तो वो रॉन्ग होगा। ऐसा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जो मैंने वैल्यू लिखा हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये 1.6 और 3.2 के बीच में से आता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब जो क्वांटाइजेशन है, वो क्वांटाइजेशन अभी तक उसके सामने क्वेश्चन मार्क मैंने रखा हुआ है। क्यों? उसका रीज़न है कि नोवाडेज जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जिसे हम एलिमेंट्री पार्टिकल की कैटेगरी में रख रहे थे, दे आर नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल्स। वाई? दे आर मेड ऑफ क्वार्क्स। वो किससे बने हुए हैं? क्वार्क्स से बने हुए हैं। क्वार्क्स वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी एलिमेंट्री है, बेसिक है। वैसे तो 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स आर देयर: अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म एंड स्ट्रेंज। अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म और स्ट्रेंज। यहाँ पे जो अप क्वार्क होता है ना, उसका चार्ज मिलेगा +2/3। अब आपको पता चला कि ई का कोफिशिएंट इंटीजर नहीं है, इसी वजह से मैंने वहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है। डाउन क्वार्क जिसका चार्ज होता है -1/3। तो ये एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है क्वांटाइजेशन के लिए, लेकिन हम इसे ध्यान में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ये जो क्वार्क है ना, वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आपको अप क्वार्क अकेला ही चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, वो पेयर्स में ही मिलेंगे। क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स की पेयर रहेगी, और या तो फिर वो 3-3 के ग्रुप में रहेंगे। जैसे कि प्रोटॉन, उसका कंस्टिट्यूशन जो होता है वो 3 क्वार्क से फॉर्म होता है, जिसके बारे में एक एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। सेम न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से बना हुआ है, तो ये सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते, उसका सिंगल एग्जिस्टेंस नहीं है। वो क्या इधर पेयर में रहेंगे, क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स की पेयर होती है, या फिर वो ग्रुप्स में रहेंगे। तो ये क्वांटाइजेशन के बारे में, व्हेन कैन वी इग्नोर क्वांटाइजेशन, हम कब क्वांटाइजेशन इग्नोर करेंगे? तो जब भी हम मैक्रोस्कोपिक चार्जेस के साथ डील करते हैं। अब आप बोलेंगे सर मैक्रोस्कोपिक चार्जेस मीन्स व्हाट? तो इन Q इज इक्वल टू एनी इफ n इज वेरी लार्ज, इफ n इज वेरी लार्ज। तो n की वैल्यू लार्ज होती है,
लाइक आप 60 वोल्ट का बल्ब लेते हो ना, तो पर सेकंड वहाँ पे 2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे एज करंट फ्लो होते हैं। करंट के फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेते हैं? 2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर देखिए कितना बड़ा नंबर है। अब एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तो उसे कुछ बल्ब की इंटेंसिटी में कुछ वो ज़्यादा ब्राइट नहीं हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाने से, या एक इलेक्ट्रॉन कम आने से वो डिम नहीं होगा, उसकी ब्राइटनेस रिमेन्स अनचेंज्ड। तो हम उस टाइम पे क्या अवॉइड कर सकते हैं कि ये जो चार्ज का क्वांटाइजेशन है हम वहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। लाइक आप ओशन में से एक बाल्टी पानी वहाँ से निकाल देते हो, या वहाँ पे एक बाल्टी पानी ऐड कर सकते हो, तो उसके सी लेवल पे कुछ चेंज आएगा? नहीं, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से जब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आप चार्ज के बारे में डिस्कशन करते हो तो हम क्वांटाइजेशन अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। बट माइक्रोस्कोपिक लेवल, अब माइक्रोस्कोपिक लेवल मीन्स व्हाट? तो आपने केमिकल प्रोसेस में जब भी आप केमिकल बैलेंसिस करते हो, जो इक्वेशन की बैलेंसिस करते हो, उस टाइम पे भी आपको चार्ज का क्वांटाइजेशन याद रखना है। जब चार्ज की वैल्यूज़ कुछ हंड्रेड्स कुछ थाउजेंड्स में होती है तब क्वांटाइजेशन बिकम्स सिग्निफिकेंट, उसका सिग्निफिकेंस आपको ध्यान में लेना ही पड़ता है। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो एक दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द algebraic sum of electric charges in an electrically isolated system always remains constant irrespective of any process taking place। तो मैंने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि द algebraic sum of electric charges in an electrically isolated system। अब इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम क्या होती है? तो आइसोलेटेड सिस्टम्स के बारे में आपने फ्रॉम 11th इतना पढ़ा हुआ है, मैकेनिकली आइसोलेटेड सिस्टम कि जहाँ पे नेट फोर्स बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ज़ीरो रहता है। दूसरा आपने पढ़ा हुआ है थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम कि जहाँ पे थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी उसका एक्सचेंज नहीं होता बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। थर्ड वन केमिकली आइसोलेटेड सिस्टम, जहाँ पे सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ कुछ भी केमिकल प्रोसेस नहीं करती। तो फोर्थ वन है इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? तो कि यहाँ पे चार्ज कैन नाइदर एंटर फ्रॉम आउटसाइड नॉर एस्केप फ्रॉम इनसाइड। वो आउटसाइड से चार्ज आ भी नहीं सकता और इनसाइड से जा भी नहीं सकता। हाँ, लेकिन जो न्यूट्रल पार्टिकल्स है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स वो सिस्टम के बाहर या अंदर वो मूव कर सकते हैं। ये जो चार्ज का कंजर्वेशन का जो लॉ होता है ये लार्ज स्केल एंड माइक्रोस्कोपिक प्रोसेसेस दोनों पे वो हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ द एंटायर यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, कि जो यूनिवर्स का चार्ज होता है ना वो कांस्टेंट ही रहेगा। कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोसेस, चार्ज का कंजर्व होना नेसेसरी है। इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि फर्स्ट फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जांपल ले लो कि इनिशियली आपके पास ग्लास रोड जिस पे चार्ज था 0 और जो हमारा सिल्क क्लॉथ उसमें भी चार्ज 0 है। आफ्टर रबिंग सपोज 100 इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क क्लॉथ।
तो अब क्या हो जाएगा, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या होगा, ग्लास रूल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जो सिल्क क्लॉथ है उस पर 100 इलेक्ट्रॉन्स आ जाने के वजह से फाइनली यहाँ पे कितना चार्ज होगा, -100 ही, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही, और डेफिशिएंसी के कारण फाइनली ग्लास रोड पे कितना चार्ज होगा, +100 ही। तब अब इनिशियली चार्ज इन द गिवन सिस्टम क्या था, 0 + 0 0। और अगर आपने फाइनली सिस्टम का चार्ज फाइंड किया तो वो एल्जेब्रिक सम है। एल्जेब्रिक सम मीन्स साइन के साथ आपको सम लेना है, क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे इनिशियली एंड फाइनली कोई नया चार्ज आया नहीं, तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पे चार्ज का कंजर्वेशन हुआ है। अब हाँ, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यहाँ पे इंडिविजुअली चार्ज हुए, कौन, ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ। दूसरा एग्जांपल आप रॉक सॉल्ट का ले लो। जब आप रॉक सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाते हो तो इनिशियली 0 कूलम चार्ज होता है, रॉक सॉल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन जब आप उसका इलेक्ट्रोलाइट यानी कि आप उसका सॉल्यूशन बनाते हो तो सॉल्यूशन में पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइन आयन आपको मिलेंगे। लेकिन सॉल्यूशन का नेट चार्ज आप निकालोगे तो वो भी क्या रहेगा, 0। तो यहाँ पे भी आप चार्ज का कंजर्वेशन देख सकते हो। नाउ न्यूक्लियर फिशन, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे क्या है, 92 यूरेनियम 235, ये हमारा एक हैवी न्यूक्लियस है जिस पे आप बॉम्बार्डमेंट करवाते हो स्लो न्यूट्रॉन का, तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे तो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई कौन से होंगे, एक बेरियम, क्रिप्टॉन। ये आपको मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, अगर आपको याद रहता है तो वेरी गुड, वरना आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे चार्ज कंजर्व कैसे होता है। तो आप देख सकते हो कि यूरेनियम के न्यूक्लियस में क्या होगा, 92 प्रोटॉन्स है। जो ये एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन्स का नंबर भी दिखाता है। तो इनिशियल चार्ज कितना है, +92 प्रोटॉन का चार्ज, +92 ही, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। तो इनिशियली +92 ई जितना चार्ज आपको मिलेगा। अब आफ्टर न्यूक्लियर फिशन जो फिशन न्यूक्लियाई आपको मिलते हैं उसका चार्ज देखते हैं। तो यहाँ पे 56 प्रोटॉन है, तो +56 ई पॉजिटिव चार्ज। क्रिप्टॉन पे कितना चार्ज होगा, +36 ई, दोनों का सम एल्जेब्रिक सम ले लो, +92 ई, यानी कि यहाँ पे भी चार्ज कंजर्व होता है। अब एक प्रोसेस है वो भी आपको न्यूक्लियर फिशन में और फ्यूज़न दोनों में आपको मिलेगी। व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन्स आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, तो ये पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन इज अ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों के सभी वर्च्यू सेम है, सिर्फ एक ही वर्च्यू अलग है, कौन सा, चार्ज के बारे में। पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो जब भी वो दोनों कांटेक्ट में आते हैं ना, तो उसका जो मास होता है विच इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय दिस इक्वेशन, E is equal to delta mc²। With the help of this equation we can find energy। अब ये जो एनर्जी वो गैमा रेडिएशन के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे 2 गैमा फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब क्या होगा, तो कि इनिशियली यहाँ पे चार्ज कितना था,
प्लस ई 0 कूलम। और फाइनली जो गामा फोटॉन्स होते हैं, ये गामा फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी कि यहाँ पे फाइनली भी चार्ज क्या होगा, 0। तो यहाँ पे चार्ज कंजर्व्ड हुआ है। तो विद दिस प्रॉपर्टीज हम कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को मास के साथ। तो जो ये कंपैरिजन के पॉइंट्स है ये एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि फर्स्ट वाला पॉइंट कि इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और न्यूट्रल लाइक पार्टिकल पे वो ज़ीरो भी हो सकता है। तो मास ऑफ अ बॉडी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जो मास होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, वो नेगेटिव मास पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड, इज़ ऑलवेज क्वांटाइज्ड, यानी कि जो भी चार्ज मिलेगा वो क्वांटाइजेशन का रूल का फॉलो करता है। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज़ नॉट पॉसिबल। जब आप आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ोगे उस टाइम आपको मैं बताऊंगा कि क्यों क्वांटाइज नहीं होता है। चार्ज, थर्ड वन, चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड। स्पीड के साथ उसका कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीज विथ इट्स स्पीड। ये एक फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है जिसमें m0 जो है ना वो स्टेशनरी मास है। अगर आप स्टेशनरी हो तो आपका मास जो भी मिलेगा उसे आप m0 बोलते हो। v इज़ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब जैसे जैसे ये फार्मूला में आप देखिए, जैसे जैसे सपोज स्पीड इंक्रीज होती है तो क्या होगा, डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा और मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये जो मास का इंक्रीज हुआ वो आया कहाँ से कि भाई मास कैसे इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे भी आइंस्टाइन का जो ये फॉर्मूला है, एनर्जी और मास का जो इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है, E इज़ इक्वल टू mc²। जब आप हायर वेलोसिटी के साथ मूव करते हो तब आपकी काइनेटिक एनर्जी विच इज़ कन्वर्टेड इनटू मैटर, यानी कि आपका मास बढ़ जाता है। अब फोर्थ वन, चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड। चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। मास इज नॉट कंजर्व्ड बाय इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है न्यूक्लियर फ्यूशन हो या न्यूक्लियर फ्यूजन हो, E इज इक्वल टू डेल्टा mc², जहाँ पे मास एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में भी कन्वर्ट हो सकती है। फिफ्थ वन, इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन चार्जेस में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। एक बढ़िया सा दोनों के बीच का, ये दोनों का डिस्टिंग्विश करने वाली बेसिक प्रॉपर्टी भी है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वो क्या होते हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। लास्ट वन, अ चार्ज बॉडी ऑलवेज पोजेसेस सम मास। जो भी चार्ज कैरी करेगा ना पार्टिकल, वो मास तो कैरी करने ही वाला है। तो सिक्स वन, अ बॉडी पोजेसिंग मास में नॉट हैव एनी नेट चार्ज लाइक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में आप जानते हो, वो मास कैरी करता है 1.675 × 10⁻27 kg, इतना उसका मास होता है, लेकिन चार्ज 0 होता है। तो ये सेकंड सेशन में आपने चार्ज के बारे में पढ़ा, मेथड ऑफ चार्जिंग, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में आप चार्ज को कैसे मेज़र कर सकते हो। सपोज़ चार्ज अगर आपको फाइंड करना है कितना चार्ज है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बढ़िया टॉपिक, कूलम्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा कुछ लेंथी भी रहेगा, वो ज़्यादा टाइम क्या होगा हमारा। तो आप ये जो जितना भी आप मैंने पढ़ाया है वो आप सब लर्न कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं।
गुड बाय।